हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई वीडियो पड़ता है या डाला जाता है तो उसकी आपको जानकारी मिल जाए और आप उसको देख सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने 6 हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं। तो 6 में हमने कल 5 आपको मौलिक अधिकार करा दिए थे। और जो छठा है, छठा जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या प्रावधान किया है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको थोड़ा रिवीजन कराते हैं। पहले हमने आपको बताया भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1। दूसरा आपको बताया हमने नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। फिर तीसरा आपको हम बता रहे थे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए संविधान में रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे रखा है। अगर आपको लगता है कि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? रिट या याचिका डाल सकते हैं, जिससे आपका अधिकार का हनन नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि मौलिक अधिकारों का विकास भारत में कैसे हुआ और कहाँ से लिए गए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से इनका उद्भव हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा क्या किया गया था? 1791 में इसको लागू किया गया और अपने नागरिकों को इसे क्या किया गया? मौलिक अधिकारों का अधिकार दिया गया। ये हमने आपको बताया था। हमने बताया था 1895 में भारत में इसकी मांग होने लगी धीरे धीरे, तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से। फिर धीरे धीरे 1895, फिर 1913, फिर ऐसे धीरे धीरे होता रहा। 1928 में रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू की, उसमें इन्होंने क्या किया? अपने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया था कि भारत में किस प्रकार से इसका उद्भव या विकास हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बात बता रहे थे मौलिक अधिकारों की। पहला हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार, देखो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था, लेकिन अनुच्छेद हमने 12 बताया था राज्य शब्द की परिभाषा है। किसकी है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में अगर मौलिक अधिकारों के लिए कोई अल्पीकरण या असंगत या कानून व्यवस्था बिगड़ने का कोई वहां पर अगर संभावना होती है तो क्या करेगी संसद? उनके अधिकारों को कम कर सकती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 13 बता दिया था। फिर हमने 14 से 18 बताया था। कौन सा? समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया था समता या समानता का अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समझ समता थी। विधि के समझ समता, सबको कानूनी तौर पर सबको एक समान क्या किया जाएगा? कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, फिर 15 हमने बताया धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान व जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमने आपको बताया था 15 में। 16 में हमने आपको बताया था लोक नियोजन में समान अवसर। कोई भी अगर नौकरी या कुछ निकलता है तो उसमें सभी जातियों सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा और जिस प्रकार से उनका क्राइटेरिया होगा उनको दिया जाएगा। 17 हमने आपको बताया था अस्पृश्यता कांड। 17 में हमने आपको बताया था अस्पृश्यता कांड या छुआछूत कांड, ये हमने आपको बताया था। फिर 18 में बताया था हमने उपाधियों कांड, शिक्षा व सेना को छोड़कर। और इसके जो विस्तृत जो डीपली इसके जो क्लास हैं वो हम आपको, ये आपका कंप्लीट है, उसके बाद आपको एक रिवीजन के तौर पर करा देंगे। ठीक है, तो 18 हो गया। ये तो हमारा समता या समानता का अधिकार हो गया 14 से लेकर 18 तक। अब 19 से 22 तक किसका था? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमने आपको बताया था कि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक, तो हमने बताया था अनुच्छेद 19(1) का एक लॉज, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन उसमें क्या हुआ? वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जैसे क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आप बिना हथियार लिए संघ बना सकते हैं, आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आप कहीं भी भूमि अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको स्वतंत्रताएं बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया 19 हो गया। अब 20 में हमने बताया था आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर जब तक दोष सिद्धि नहीं होता तो उसको कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये 20 में हमने आपको बताया था।
अब 21 की हमने बात की थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या था कि प्राण अपने प्राणों को बचाने के लिए जो जिसे लगता है कि हमारे प्राणों को खतरा है तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय का या अपने स्वयं से उसकी रक्षा कर सकता है। ये हमने बताया था। 20 और 21 हो गया, ठीक। और हमने ये भी बताया था 20-21 जो है ये कभी भी निलंबित नहीं होता है। जब आपका 352 अनुच्छेद लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बताया था हमने। फिर 22 में हमने आपको बताया था कि जो भी इसके संबंध में, इसके स्वतंत्रता के संबंध में जो भी कार्य थे उनको क्या किया जाएगा, उनका अल्पीकरण या करके उनको लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। ये हमने 22 में बताया था, ठीक है। जिसे हमने 22 में ये बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी हो जाने के बाद उसको क्या क्या अधिकार दिए गए थे, ये हमने आपको बताया था। जैसे वो मन पसंद अपना वकील कर सकता है, स्वयं के प्रति गवाही दे सकता है, और एक बताया था उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। वकील कर सकता है और गवाही दे सकता है, और 24 घंटे के अंदर क्या कर सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है उसको, ठीक है, जिसे भी वो गिरफ्तार करता है। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से 22 तक आ गए। फिर हमने आपको बताया था, देखिए पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया। पहला आपका समता या समानता का, दूसरा आपका आ जाएगा फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अब 23 से 24 आता शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या था, बलाश्रम था, और 24 में बाल श्रम था। किसी भी व्यक्ति से अगर आप जबरदस्ती दुर्व्यापार करके उससे क्या श्रम लेते हैं, और तो उसमें क्या होगा, उसका जो दंड है वो इसमें है अनुच्छेद 23 में वर्णन कर रखा है। 24 में बाल श्रम। अगर 14 वर्ष से कोई बच्चा कहीं भी आपको जैसे भोजनालय है या हॉस्पिटल है, कहीं भी अगर काम करता दिखाई पड़ा तो आप उसके मालिक के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं संवैधानिक तौर पर। ये तो आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार कि किस प्रकार से व्यक्तियों के शोषण को रोकने के लिए हमारे संविधान में नियम या कानून बनाए गए हैं। ये हो गया 24। अब हमने आपको धर्म की स्वतंत्रता बताई थी 25 से 28 तक। 25 में हमने क्या बताया था कि कोई भी धर्म स्वतंत्र है मानने के लिए, ठीक है। 26 में क्या बताया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक। 27 में हमने बताया था कोई भी अगर धार्मिक स्थल है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में क्या था कि उस अगर अपने धर्म या उसके लिए वो कोई संस्था खोलता है तो उसके लिए उसमें व्यवस्था की रखती है, ठीक है, ठीक। अब ये तो हो गया 25 से 28 तक। अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 से लेकर कितने था बताइए, 29-30 में था, ठीक। तो अपनी जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का बचाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में, ठीक। अब हम बात करेंगे 30 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। अब अनुच्छेद 32 में क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई भी, जैसे हमारे जो 6 अधिकार हैं, 6 अधिकारों में से अगर कोई भी अधिकार आपका हनन होता है, आपको ये लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकार का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मूल अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या एक नियम बना रखा है, एक नियम दे रखा है कि किस प्रकार से आप अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार के वर्णन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि विधि के संबंध अगर हमारे खिलाफ कोई सही से नहीं हमें न्याय मिल रहा, उसके खिलाफ जा सकते हो, ठीक। फिर अगर आप ये देखेंगे आपका शोषण हो रहा तब जा सकते हो, स्वतंत्रता अगर किसी प्रकार से नहीं मिल रही तब जा सकते हो, ये हो गया। अब इसके बाद हमने आपको अगर शिक्षा अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के लिए अगर कोई आपके साथ क्या करता है, न्याय नहीं कर रहा, तो आप जा सकते हो, ठीक। अब इसमें उसके उपबंध बता रखे हैं कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उनको प्राप्त करेंगे या अपने अधिकारों का प्राप्त करेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं, पहला देखिए हमारा, ठीक। पहला हमारा था अनुच्छेद 32 में क्या दे रखा है। 32 तो आपको पता है, 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 32(1) में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 32(1) में क्या दे रखा है, देखिए
32(1) में क्या दे रखा है, देखिए अनुच्छेद 32(1) में दे रखा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, याचिकाएं या रिट जारी करेगा। ठीक, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट या याचिका जारी करता है। ठीक, और कितने प्रकार की जारी करता है, 5 प्रकार की। उसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 32(2) में। याद रखना, ये अगर पेपर डीपली पूछेगा तो पूछेगा कि 5 रिटों का उल्लेख किसमें, तो अनुच्छेद 32 का क्लास 2 में किसमें है, 5 रिटों का उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 32 के क्लास 2 में है। अब 5 प्रकार की रिट है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। तो रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन है, हाई कोर्ट है। ठीक, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। तो देखिए 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तो हो गया 5 रिटों का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 32 का क्लास 2 में, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक, और अभी आपसे अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट, यहाँ पे लिख लीजिए हाई कोर्ट जो है 226 में, 226 में क्या करता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक, बताएंगे अभी छठी कौन सी आगे बताएंगे। फिर आ जाइए अनुच्छेद 32 का क्लास 3, 32 के क्लास 3 में संसद बिल बनाकर अन्य न्यायालय या हाई कोर्टों को याचिकाएं जारी करने का अधिकार देते। संसद को ये अगर लगता है कि क्या है, संसद विधि बनाकर, संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी, कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को याचिका जारी करने की शक्ति या पावर दे सकती है। ठीक है, कौन, संसद, याद रखिएगा। ये तो हो गया 32। तो 32(1) में मौलिक अधिकारों का हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट याचिकाएं जारी करता है। 32(2) में 5 प्रकार की रिट याचिकाएं जारी करने का वर्णन किया गया है। हाई कोर्ट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है, तो 5 करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में करता है 6 प्रकार की। अभी बताएंगे छठी कौन सी है। फिर 32(3) में संसद बिल बनाकर अन्य न्यायालयों को याचिका जारी करने की शक्ति दे सकता है। ठीक, अब बात करते हैं, 32 कंप्लीट हुआ, अब 33 की बात करते हैं। 33 में क्या है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन, अगर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या, सेना, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खुफिया विभाग, सेना, अन्वेषण तथा लोक व्यवस्था से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद क्या है, मौलिक अधिकारों में संसद ही करेगी जो कुछ करे। संसद विधि बनाकर क्या करेगी, उनके अधिकारों में कमी कर सकती है। अगर उनको लगता है कि इनके इस वाले आधार से लोक व्यवस्था या सेना में, सेना के लोगों में, अन्वेषण या लोक व्यवस्था के लोगों में क्या है, अगर उन्हें लगता है कि अनुशासन नहीं बन पाएगा या कोई उपद्रव होने वाला है, तो संसद क्या करेगी, विधि बनाकर उनके अधिकारों में कमी कर देगी। क्लियर, कि कौन कौन सा, सेना, अन्वेषण और लोक व्यवस्था। क्लियर, ये तो आपका 33 हो गया। 34 में क्या है, अनुच्छेद 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्शल लॉ का उल्लेख किया गया। किसमें, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए इसमें क्या, मार्शल लॉ या सैन्य शासन, जहाँ पे फिर सैन्य शासन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे सेना क्या करती है, शासन करती है। ठीक, अब बात करते हैं मार्शल लॉ, सैन्य शासन स्थापित हो जाने पर क्या है, स्थापित जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां के नागरिकों के नुकसान की जो भरपाई होती है वो संसद विधि बनाकर सकती है। ठीक, जैसे समझ लीजिए सरल भाषा में, मार्शल लॉ या सैन्य शासन जहाँ लागू होता है वहां पर सब कुछ सेना के हाथ में हो जाता है। उसे इतनी पावर दे दी जाती है वो किसी व्यक्ति को शूट एंड साइड कर सकती है, तुरंत उसको मार सकती है। तो सरकार ने कहा अगर किसी को ऐसा लगता है उसका नुकसान हुआ है, किसी भी नागरिक का नुकसान हुआ है, तो संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी और कानून बनाने के बाद उसके उस नुकसान की भरपाई कर देगा। ये हमारा क्या होता है, अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के द्वारा जो नुकसान होता है, पहले नुकसान हो जाएगा, वो देख लेगी कि हाँ ये गलत हुआ, तो संसद विधि बनाकर उसको नुकसान की भरपाई कर देगी। ये हमारा अनुच्छेद 34 हो गया। 35 में क्या है, विधि बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद के पास है। विधि कौन बनाता है, मतलब कानून अगर कोई बनाएगा वो संसद के पास है, अनुच्छेद 35 में। अब किसमें किसमें बनाएगा, 16(3) बनाया था आपको पता है, 32(3) ये वाला, और आपका 33, 34, 33 और 34। ठीक, तो इन सबको मिलाकर ये किसके द्वारा, अनुच्छेद 35 के द्वारा क्या बनेगा, विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारी याचिकाएं थी, ये 5 प्रकार की जारी करता सकते उसके बारे में। ठीक, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हैबियस कॉर्पस, इसे इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में जरूर याद रखिए, हैबियस कॉर्पस।
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक बार पूछा गया था, एक तरफ आपको हिंदी में दे दिया गया था और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में दे दिया और मैच द वर्ड करने के लिए मैचिंग करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, पीसीएस का ही आया था। ठीक, तो हैबियस कॉर्पस, तो इसमें शरीर सहित उपस्थित होना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अवैध रूप से क्या कर लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, तो उसको शरीर सहित उपस्थित होना किसके 24 घंटे में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसको या न्यायालय के सामने उसे प्रस्तुत करना या उपस्थित करना होता है। ठीक, उसको उसके सामने ले जाना या समक्ष रखना पड़ता है। तो फिर से देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, शरीर सहित उस व्यक्ति को जो अवैध रूप से जिसे गिरफ्तार किया गया उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना, उपस्थित करना। ठीक, ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अगर उसको लगता है हमें अवैध रूप से क्या कर दिया गया, बंदी बनाया गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें एक बात और है, न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होने के लिए कह सकती है। कौन, न्यायालय, यहाँ पे लिख लीजिए, न्यायालय व्यक्तिगत रूप से भी उसे पर्सनली कहेगी कि आप उपस्थित हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या करते हैं, हैबियस कॉर्पस। अब दूसरा आता है परमादेश। परमादेश इसे कहते हैं मैंडेमस। इसे क्या कहते हैं, मैंडेमस। इसे क्या कहते हैं, मैंडेमस। तो इसमें क्या है, परमादेश क्या होता है, हम इसमें जो उच्च न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, जो आपके पास हम आदेश देते हैं, जैसे जो काम करने से इनकार करता है, तो उसको उसके काम करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक रिट जारी करी जाती है, परमादेश, और उससे कहा जाता है आप अपने काम को करिए, आप अपने काम को करने से मना मत करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या है, न्यायालय द्वारा न्यायिक जो भी होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, परमादेश। परमादेश मतलब ऊपर का आदेश नीचे जाता है। फिर प्रतिषेध। प्रतिषेध मीन्स होता है मना करना। ठीक, प्रतिषेध मीन्स होता है मना करना। अब जैसे वरिष्ठ न्यायालय है, इसमें भी ये दोनों, इसमें देखो प्रतिषेध में क्या है, वरिष्ठ जो मना करना है, वरिष्ठ न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देते हैं कि आपके पास जो लंबित मामले पड़े हुए हैं ज्यादा दिनों से, उनको क्या करिए, मेरे पास लाइए, उनका हम निस्तारण करेंगे। ठीक, तो प्रतिषेध होता है। फिर उत्प्रेषण होता है। तो दोनों याचिकाएं न्यायिक संस्थाओं को जारी करने का अधिकार है। कौन सी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायिक याचिकाएं संस्थाओं को जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो उत्प्रेषण मीन्स क्या होता है, इसका भी मतलब वही होता है कि अगर कोई भी जैसे वो उसको लगता है क्या, उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ भी रोकना होता है। कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है। उत्प्रेषण मतलब कोई भी संस्था अगर अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसको क्या कर जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए उत्प्रेषण क्या किया जाता है, रिट जारी की जाती है। उसको उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए। अब आता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कोवारंटो कहते हैं, इसको कोवारंटो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश को मैंडेमस कहते हैं, और प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण को सरी कहते हैं, अधिकार परीक्षा को कोवारंटो। ठीक ठीक। अब अधिकार परीक्षा में क्या आता है, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से ऐसे पद पर बैठ जाना जिसके वो योग्य ना हो, तो उसको हटाने के लिए अधिकार परीक्षा या कोवारंटो रिट जारी की जाती है। क्या, कोवारंटो रिट जारी की जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब एक ये देख लीजिए कि हाई कोर्ट कौन सी तरीके से छठी वो जारी करता है। हाई कोर्ट चलिए हम इसमें आपको थोड़ा वो लेकर के बताते हैं परमादेश और प्रतिषेध में। ठीक है, यहाँ पे डालिए हेडिंग परमादेश और प्रतिषेध। परमादेश और प्रतिषेध, इसमें थोड़ा अंतर ले लीजिए। ठीक है, परमादेश और प्रतिषेध में परमादेश क्या होता है, लिखिए पहला पॉइंट। इसमें क्या है, जिस संस्था का जो काम है, काम करने का आदेश। ठीक है, जिस संस्था का जो काम है
पहला, जिस संस्था का जो काम है, जिस संस्था का जो काम है, ठीक, जिस संस्था का जो काम है उसे काम करने का आदेश दिया जाता है, उसे उसका काम करने का आदेश दिया जाता है। ठीक, ये क्या, जिस संस्था का जो काम है उसे उस कार्य के लिए करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक, अब यह किसी भी संस्था को जारी किया जा सकता है, यह किसी भी संस्था को जारी किया जा सकता है। ठीक, ये आपका हो गया परमादेश। के लिए थोड़ा डाउट था हमें लग रहा, किस लिखिए परमादेश क्या, जिस संस्था का जो काम है उसे उस कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, नंबर 1। दूसरा है, यह किसी भी संस्था को जारी किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, जो काम आपका नहीं था, जो काम आपका नहीं था, जो काम आपका नहीं था वह आपने कर दिया, पहला पॉइंट। जो काम आपका करने का अधिकार नहीं था उसको भी आपने कर दिया। ठीक, यह किसी भी संस्था को जारी किया, लेकिन यह न्यायिक संस्था को, यह पहला हो गया। दूसरा, यह न्यायिक संस्था को जारी किया जाता है। ठीक, न्यायिक संस्थाएं कौन कौन सी होती है, लिख लीजिए, एनजीटी, सीएटी, ठीक, ये हो गई न्यायिक संस्था। हम बताएंगे विस्तार से आपको। तो परमादेश क्या था, जिस संस्था का जो काम है उसे उस काम को करने के लिए रिट जारी की जाती है, या किसी भी संस्था को जारी की जा सकती है, लेकिन यह न्यायिक संस्था को ही जारी की जाएगी। और इसमें क्या है, जो काम आपका नहीं था वह आपने कर दिया। ठीक, प्रतिषेध में रोकना होता है तो वो उसे रोक देगा, परमादेश ये वो होता है। ठीक, अब थोड़ा लिख लीजिए, जो छठी, अब देखिए हम बात कर रहे थे, देखिए अनुच्छेद 32 में क्या था, जो हाई कोर्ट है वो 5 तरीके के रेट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के क्लास 2 में। लेकिन अब हाई कोर्ट की बात करते हैं, 6 प्रकार की। देखो यहाँ पे, देखो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, यह है अनुच्छेद 226 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा 6 प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की रिट की याचिकाएं जारी करता है। ठीक, तो क्या है, हाई कोर्ट जो है या उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के द्वारा 6 प्रकार की रिट या याचिकाएं जारी करता है, 6 प्रकार की। ठीक, अब 5 तो आपकी यही होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया और प्रेषण कार्य। अभी छठवीं है, छठवीं देख लीजिए, छठवीं, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इंग्लिश में क्या लिखना है, इंटरजेक्शन। ये हमारी क्या होती है, छठवीं जो होती है याचिका होती है, इंटरजेक्शन। इसमें क्या था, आप तत्काल किसी भी कार्य के लिए, यह तत्काल कार्य के लिए कार्य को करने के लिए याचिका दायर कर सकते हो, ठीक है। तो छठी हमारी कौन सी हुई, छठी हुई है इंटरजेक्शन। इंग्लिश में लिख लीजिए, हमने हिंदी में लिख दिया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में होता है, जैसे आपको लगता है ये हमारा मकान गिराया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इंटरजेक्शन याचिका दायर करेंगे और वो कार्य रुक जाएगा और कोर्ट का आदेश मिल जाएगा। तो ये होता है
छठवीं, ठीक। 5 तो वही थी। तो हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, छठवीं हमने बता दी इंटरजेक्शन। 5 तो हमारी पहले जो सुप्रीम कोर्ट करता है वही हाई कोर्ट भी करता है, बंदी प्रतिषेधन, परमादेय प्रतिषेधन अधिकार की इच्छा, और छठी आ जाएगी इंटरजेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।